Hello students, welcome to our next video lecture. This lecture is about valuation of long-term securities. इस लेक्चर के अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप इस ब्लॉग से which topics we will be covering in this video lecture. First we will talk about different valuation concepts, different types of values like book value, market value, intrinsic value, liquidation value, etc. फिर हम बॉन्ड वैल्यूएशन पे बात करेंगे डिटेल में, दैट हाउ वी वैल्यू अ बॉन्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. देन प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन हम करेंगे, फिर हम कॉमन स्टॉक की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे एंड देन लास्ट में हम हर एक के लिए बॉन्ड के लिए, प्रेफर्ड स्टॉक के लिए एंड कॉमन स्टॉक के लिए यील्ड फाइंड आउट करेंगे, रेट्स ऑफ रिटर्न, या हम इसको यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं, YTM. ऑल राइट, व्हाट इज़ वैल्यू? हम डिफरेंट वैल्यूज़ पे बात करेंगे. लिक्विडेशन वैल्यू क्या है? लिक्विडेशन वैल्यू एक्चुअली व्हेन वी convert an asset into cash, we sell out an asset for cash, we say that we have liquidated this asset. अब लिक्विडेशन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एनी कैश, एनी एसेट इज़ कैश. कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म. तो जब हम किसी भी एसेट को सेल आउट करके उसकी वैल्यू को कैश में देखते हैं, ठीक है, कि कितना अमाउंट आया, कितनी वैल्यू है बनी इसकी, तो उसको हम लिक्विडेशन वैल्यू कहते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी सेल आउट एन एसेट और अ ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉर कैश फॉर अमाउंट ऑफ मनी, तो वो अमाउंट जो है वो वैल्यू जितनी बनी वो लिक्विडेशन वैल्यू होगी. और ये जब हम ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फर्म से अलग किसी एसेट को या ग्रुप ऑफ एसेट्स को सेल आउट करते हैं तो उसको हम लिक्विडेशन वैल्यू कहते हैं, जिस प्राइस में वो सेल आउट होते हैं. अच्छा, गोइंग कंसर्न वैल्यू. अकॉर्डिंग टू गैप प्रिंसिपल्स, अ कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न. मतलब ये चलती रहेगी कंपनी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी. हाँ, एक कंपनी अनफॉर्चुनेटली बैंकरप्ट हो जाती है, फिर उसके एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया जाता है और फिर जिनके क्लेम्स हैं कंपनी के ऊपर उनको वो पेमेंट्स हो जाती हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, दैट इज़ अ स्पेशल सिचुएशन. बट यूजुअली इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अ कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न. ये कभी ख़त्म नहीं होगी. सो जब हम किसी कंपनी को रनिंग फॉर्म में, करंट ऑपरेटिंग फॉर्म में हम इसको सेल आउट कर दें, ठीक है, ख़त्म नहीं हुई कंपनी, चल रही है और इसी फॉर्म में, इसी हालत में, इसी स्टेट में, रनिंग स्टेट में हम इसको सेल आउट कर दें, जिस अमाउंट में ये सेल आउट होगी वो अमाउंट, वो वैल्यू होगी गोइंग कंसर्न वैल्यू. अच्छा, बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू वो वैल्यू है सिंपली जो किसी कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर रिकॉर्डेड होती है, वो बुक वैल्यू होती है. अच्छा, वो रिकॉर्डेड वैल्यू कौन सी होती है? ये दो टाइप्स की बुक वैल्यूज़ हो सकती हैं. एसेट की भी बुक वैल्यू हो सकती है अलग से, और एक फर्म की, इंटायर फर्म की बुक वैल्यू भी हो सकती है. अब किसी एसेट की बुक वैल्यू कौन सी है? वो अकाउंटिंग वैल्यू है जो बैलेंस शीट के ऊपर रिकॉर्डेड है. और ये चूँकि कंपनी एक गोइंग कंसर्न है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैप प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, तो कंपनी गोइंग कंसर्न है, ये चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी. दैट्स वाई वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी. हम कंपनी के एसेट्स को हमेशा उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे ये एसेट्स परचेज किए गए थे. 10 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, अगर वो एसेट्स कंपनी के पास हैं तो वही प्राइस होगी जो उस वक्त इसकी प्राइस थी. सो दिस इज़ कॉल्ड द बुक वैल्यू. बुक मीन्स जो कंपनी के बुक्स में रिकॉर्डेड वैल्यू है. ठीक है, तो बैलेंस शीट के ऊपर जो वैल्यू है दैट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट. और डेप्रिसिएशन उसमें जो होती है उसको हम डिडक्ट करते जाते हैं हर साल. ठीक है, जो एकमुलेट होती है डेप्रिसिएशन की वैल्यू, उसको हम डिडक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो होती है बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट. इंटायर फर्म की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं? वी डिडक्ट दी लाइबिलिटीज़ एंड प्रेफर्ड स्टॉक फ्रॉम दी टोटल एसेट्स वैल्यू. जो टोटल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू से हम लाइबिलिटीज़ और प्रेफर्ड स्टॉक को माइनस कर देते हैं
और जो वैल्यू बचती है, कौन सी वैल्यू बचेगी? कॉमन इक्विटी की। सो वो एक फर्म की बुक वैल्यू होगी कि अकॉर्डिंग टू इट्स बुक्स, अकॉर्डिंग टू इट्स रिकॉर्ड्स, अकॉर्डिंग टू इट्स बैलेंस शीट, द वैल्यू ऑफ द फर्म इज दिस मच, जितनी भी वैल्यू होगी। नाउ द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कौन सी है? दिस इज द सिंपलेस्ट वन। किसी भी एसेट की करंटली इस वक्त मार्केट में जो प्राइस है वो उस एसेट की मार्केट वैल्यू होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक लैंड हमने परचेज़ किया था कंपनी के लिए आज से 20 साल पहले 10 लाख की, वो लैंड हमने परचेज़ की थी, ठीक है। तो आज सपोज़ मार्केट में उसकी वैल्यू पहुंच गई है 1 करोड़ तक। सो उस लैंड की बुक वैल्यू है 10 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। तो अगर आप कंपनी बेचना चाहे तो बुक वैल्यू में नहीं बेचेगी, मार्केट वैल्यू में बेचेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सी है? किसी भी एसेट या कमोडिटी के अंदर जो उसकी अपनी फंडामेंटल वैल्यू होती है, उसके अंदर जो ट्रू वैल्यू होती है, जो किसी की वजह से उसमें नहीं आई, किसी दूसरी चीज़ की वजह से उसमें नहीं आई, उसके अंदर मौजूद है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सपोज़ गोल्ड को आप ले लें। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर वैल्यू अपनी वैल्यू मौजूद है, चाहे उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बट अ गोल्ड कैन नेवर बी वैल्यूलेस, कि उसमें कोई वैल्यू ही ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी ट्रू वैल्यू है, उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है। करेंसी नोट्स को आप ले लें। करेंसी नोट्स के अंदर कोई वैल्यू अपनी नहीं होती, उसके अंदर वैल्यू आती है गवर्नमेंट की डिक्री की वजह से, गवर्नमेंट के ऑर्डर से उसमें वैल्यू आती है, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट उससे अपना ऑर्डर उठा ले, फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में 5 रुपए का जो नोट था, अभी वो नहीं चलेगा मार्केट में, वही नोट है, कोई उसमें चेंज नहीं है, बट दैट नोट इज़ नाउ वैल्यूलेस, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी उसमें। अब बात करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन की। बॉन्ड, यू ऑल नो, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड जो है दिस इज़ अ डेट सिक्योरिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो कंपनी या जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है तो वो बेसिकली डेट फाइनेंसिंग कर रहा होता है, वो कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, दोनों इसके इशूअर्स हो सकते हैं। कंपनी भी इशू कर सकती है बॉन्ड्स और एक गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। तो ये जो दो इशूअर्स हैं, ये जब ये बॉन्ड्स इशू करते हैं तो ये डेट फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। बॉन्ड सेल करने से, इशू करने से जो पैसा आएगा दैट वुड बी डेट फॉर द कंपनी और फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, बाकी ये लॉन्ग टर्म एक इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, ठीक है, 1 साल से इसकी मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इसके अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं। एक तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं और पार वैल्यू भी कहते हैं। ये वो वैल्यू होती है जो स्टेटेड वैल्यू है, जो बता दी जाती है कि इसकी वैल्यू इतनी है। मतलब ये बॉन्ड जब इशू किया जाता है तो उसके बाद मार्केट में साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद इसकी प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, दैट इज़ द मार्केट प्राइस, बट इसकी अपनी फेस वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है बॉन्ड सर्टिफिकेट पे, ठीक है, और वो सेम रहती है, चाहे मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए। बट जब भी ये मैच्योर होगा और आप इसको इशूअर को वापस करेंगे, ठीक है, तो आपको वही फेस वैल्यू मिलेगी, बट एवर द मार्केट प्राइस इज़, लेकिन आपको फेस वैल्यू मिलेगी, फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम। अच्छा, अब पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की आप एग्जांपल ले लें तो उसकी फेस वैल्यू यूजुअली स्टार्ट होती है 1 लाख से। 1 लाख रुपए इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। सेकंड जो चीज़ होती है वो कूपन रेट होता है। कूपन रेट इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट रेट दैट इज़ पेड टू द बॉन्ड होल्डर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द बॉन्ड। जब तक बॉन्ड होल्डर के पास वो बॉन्ड है, उसको उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, जिस रेट के हिसाब से मिलता है, दैट रेट इज़ एक्चुअली कॉल्ड कूपन रेट। ये बॉन्ड्स जब पहले आए थे इनिशियली,
तो इसके साथ बॉन्ड सर्टिफिकेट के साथ, हर एक सर्टिफिकेट के साथ कूपन्स होते थे। तो जब भी वो टाइम पूरा होता पहली इंटरेस्ट पेमेंट का, तो उससे जो बॉन्ड होल्डर है वो कूपन फाड़ देता था और उसको एनवलप में डाल के बाय पोस्ट भेज देता था जो इशूअर है उसको, और वो उस कूपन के ऊपर इसको पेमेंट करता था, जो इशूअर है गवर्नमेंट है या कंपनी है। सो उसको कूपन रेट कहते थे, जिस रेट के हिसाब से उस पर पेमेंट होती थी। आजकल तो कूपन्स नहीं होते, इंटरेस्ट पेमेंट होती है डायरेक्ट, सिर्फ उस पर बॉन्ड सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि दिस मच कूपन रेट, तो वो नाम वही चल रहा है आजकल, वैसे कूपन होते नहीं हैं। थर्ड जो चीज़ है दैट इज़ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज़ एक्चुअली लाइफ ऑफ द बॉन्ड। जब तक ये बॉन्ड है तो वो इसकी लाइफ है, और जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो वी से दैट द बॉन्ड इज़ मैच्योर्ड। अब एक बॉन्ड की 3 साल की मैच्योरिटी हो सकती है, मतलब उसकी लाइफ 3 साल की हो सकती है, किसी की 5 साल, 10 साल, 15, 20, 30। तो जितने साल के लिए, जितने टाइम के लिए ये बॉन्ड इशू किया गया है और उस वक्त तक इस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा बॉन्ड होल्डर को, सो वो टाइम जो है उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किया गया, सो 10 साल तक बॉन्ड होल्डर को इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट होती रहेगी, और जब ये 10 साल पूरे हो जाएंगे सो हम कहेंगे कि बॉन्ड मैच्योर हो गया, और फिर बॉन्ड सर्टिफिकेट को आप वापस कर देंगे इशूअर को और आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस लाइफ ऑफ द बॉन्ड इज़ एक्चुअली द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड को अब हम वैल्यू किस तरह करेंगे, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अपने हिसाब से, अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से या डिस्काउंट रेट के हिसाब से हम उस बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। मार्केट प्राइस याद रखें कुछ भी हो सकती है। अ बॉन्ड कैन बी ओवर प्राइस्ड इन द मार्केट, अ बॉन्ड कैन बी अंडर प्राइस्ड इन द मार्केट, बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है, ट्रू वैल्यू, वो कितनी होनी चाहिए, हम इस फार्मूला से उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वी बी मीन्स वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू interest payment INT, then 1 minus 1 over 1 plus KD. KD is actually the required rate of return, market required rate of return, power N. N is the number of periods to maturity. maturity तक जितना टाइम पीरियड है, ठीक है। अगर आप ईयर्स में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ ईयर्स, अगर हम मंथली बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट मंथली हो रही है तो फिर हम मंथ्स में बात करेंगे। सो नंबर ऑफ पीरियड्स टिल मैच्योरिटी, एंड देन अगेन KD द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और द डिस्काउंट रेट, या YTM भी आप कह सकते हैं। ठीक है, KD वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, N नंबर ऑफ पीरियड्स टू मैच्योरिटी, एंड M इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू। लेट्स वैल्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a perpetual bond. Perpetual bond means a bond that never matures. उसकी कोई maturity नहीं होती। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। UK में और यूनाइटेड स्टेट्स में बॉन्ड्स इशू हुए थे, आई थिंक 1751, उसमें मिड 18th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम ये बॉन्ड्स इशू हुए थे, कंसोल्स। ठीक है, इस बॉन्ड को कंसोल कहते हैं, CONSOL। ये बॉन्ड्स जो थे ये अभी भी मार्केट में हैं, ये रिडीमेबल थे। ठीक है, जब इशू हुए थे उसके बाद भी इशू हुए, कई दफ़ा इशू हुए हैं। रिडीमेबल मीन्स के रिडीमेबल नहीं, कॉलेबल, कि जो इशूअर है वो उसको कॉल बैक कर सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स अभी रिसेंटली 2015 में कुछ UK गवर्नमेंट ने कॉल बैक किए थे, और इसके जो होल्डर्स हैं उनको पेमेंट करके ये बॉन्ड्स वापस ले लिए थे। बाकी ज़्यादातर बॉन्ड्स अभी भी मार्केट में लोगों के पास हैं, और जिनके पास हैं उनको आज भी सैकड़ों सालों बाद मिड 18th सेंचुरी से 1751 से लेकर आज तक इन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, एंड दे आर नॉट मैच्योरिंग, मैच्योरिटी है ही नहीं इनकी। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड जो होते हैं, इनकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो
ये परपेचुअटी की एग्जांपल है, परपेचुअल बॉन्ड जो है, और ये हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ चुके हैं। सो इसके लिए फार्मूला होगा VB वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट है, ईयरली है या सेमी एनुअली है, डिवाइडेड बाय KD रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया है, ठीक है, वही फार्मूला जो अभी इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया, उसी फार्मूला से आप इसको डिराइव कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग n एज इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें n इन्फिनिटी है, अनलिमिटेड टाइम के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। सो व्हेन वी टेक n एज इन्फिनिटी इट सिंप्लीफाइज टू दिस लास्ट लाइन, जो ये फार्मूला है, VB इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KD। अच्छा, आप एग्जाम्पल करते हैं इस पे। बॉन्ड P हैज़ अ $1000 फेस वैल्यू एंड प्रोवाइड्स एन 8% कूपन। एक बॉन्ड है, $1000 उसकी फेस वैल्यू है और 8% उस पर इंटरेस्ट मिलता है या कूपन मिलता है। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो अगर हम 10% ले लें, ठीक है, डिस्काउंट रेट 10% हो मार्केट में या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी। सो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे कितनी है, $1000 फेस वैल्यू है और 8% इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट है, तो $1000 का 8% कितना बनता है, ये बनता है $80। सो $80 इज़ द इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KD इज़ 10%, दैट इज़ ऑल्सो गिवन। सो परसेंटेज से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज के साथ फार्मूला में पुट नहीं करेंगे, 0.10। So let's put these two values in the formula. $80 divided by 0.10 is equal to $800. Now for 10% required rate of return or discount rate, the true value, the actual value of this bond is $800. So for me, if this bond is currently selling at $800 और below $800, so मैं उसको definitely purchase करूँगा, और अगर $800 से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, then this perpetual bond is overpriced and we should not purchase this bond. $800 से कम है फिर underpriced है, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उसमें वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम उस प्राइस पे परचेज़ करें बिलो $800, फिर तो हमें 10% नहीं, फिर तो हमें 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा, बट 10% रिटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू $800 बनती है। अगर हम $800 पे इसको परचेज़ करते हैं तो फिर हमें इससे जो रिटर्न मिलेगा वो हमारे लिए होगा 10%, एवरेज रिटर्न होगा 10%। हाँ, 8% मिल रहा है, बट इस प्राइस पे अगर हम परचेज़ करें तो ये 10% के हिसाब से हमारे लिए एवरेज रिटर्न बनेगा। अच्छा, सेकंड टाइप जो कन्वेंशनल बॉन्ड है, जो ज़्यादातर हमारे बॉन्ड्स हैं, तो नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड, या आप कूपन पेइंग बॉन्ड भी कह सकते हैं। वो बॉन्ड जो आपको कूपन पे करता है रेगुलर बेसिस पे, और उसकी मैच्योरिटी भी होती है, फाइनाइट मैच्योरिटी होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। सो वही फार्मूला जो पहले मैंने आपको बताया वो यहाँ पे यूज़ होगा, बिकॉज नाउ n इज़ नॉट इन्फिनिटी, n हमें मालूम है। बॉन्ड C हैज़ अ $1000 फेस वैल्यू एंड प्रोवाइड्स एन 8% एनुअल कूपन फॉर 30 ईयर्स। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कुछ हमारे लिए। $1000 फेस वैल्यू है, 8% है एनुअल कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट, 30 ईयर्स इज़ दी मेच्योरिटी या n। डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%, मीन्स KD, ठीक है। इसको हम उसी फार्मूला से सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट इस केस में $80 है, क्योंकि फेस वैल्यू 1000 है, 8% उसका अगर हम कैलकुलेट करें तो बनता है $80। KD हमने पुट किया 0.10 गिवन है, डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ भी और यहाँ भी। अच्छा, N 30 बिकॉज नंबर ऑफ पीरियड्स टिल मेच्योरिटी, सो 30 ईयर्स मेच्योरिटी में है। 30 हमने पुट किया n, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं सो इट बिकम्स $811.39।
हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट 10% के हिसाब से इस बॉन्ड की करंटली जो वैल्यू होनी चाहिए वो $811.39 होनी चाहिए। अब मार्केट में हो सकता है इसकी वैल्यू $900 हो सकता है 950 हो सकता है कि 1000 फेस वैल्यू ही अभी तक बरकरार हो, वो चेंज ना हुई हो। बट फॉर मी the price, the value of this bond should be $811.39, or I can say that this bond is worth $811.39 if my required rate of return is 10% or the discount rate is 10%. इससे अगर ये ज़्यादा में सेल हो रहा है बॉन्ड सो मैं उसको परचेज़ नहीं करूँगा। अगर ये 811.39 पे है आई वुड परचेज़ इट, और अगर इससे कम प्राइस पे है फिर तो अंडर प्राइस्ड स्टॉक है, फिर तो और अंडर प्राइस्ड बॉन्ड है, फिर तो और भी इसमें मेरे लिए बेनिफिट ज़्यादा है, तो मैं उसको डेफिनेटली परचेज़ करूँगा। नाउ वी टॉक अबाउट ज़ीरो कूपन बॉन्ड। इससे पहले हमने जो बॉन्ड किया दैट वाज नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड, मतलब उस पर कूपन था। ये वो बॉन्ड है जिस पे कूपन पेमेंट नहीं होती, कोई इंटरेस्ट पेमेंट इस पर नहीं होती। वहाँ पे अच्छा ये कूपन पेइंग नहीं होती तो आप सोचेंगे कि फिर इसमें फ़ायदा क्या है। एक्चुअली ये बॉन्ड जो होता है ये फेस वैल्यू जो इसकी होती है उससे कम प्राइस में ये सेल होता है, इशू होता है बॉन्ड होल्डर्स को जो इसको परचेज़ करना चाहें, मतलब ये डिस्काउंट पे सेल किया जाता है। तो आपको जब लेट से इसकी फ़ेस वैल्यू $1000 है, ठीक है, और आपको ये मिल रहा है $910 पे, $920 पे सपोज़, तो मिला आपको $920 पे। फिर जब आपने इशूअर को वापस किया, गवर्नमेंट हो या कंपनी हो, तो आपको पूरी फेस वैल्यू वापस मिली $1000। तो ये जो $80 का बेनिफिट आपको हुआ, दिस इज़ एक्चुअली यूर रिटर्न फॉर होल्डिंग दिस बॉन्ड। इंटरेस्ट पेमेंट इसमें नहीं होती, ठीक है। और ये यूजुअली वो कंपनीज़ करती हैं जिन कंपनीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे कंसिस्टेंट रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इट्स बॉन्ड्स, तो फिर वो कंपनी ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशू करती है। अच्छा, इससे पहले जो बॉन्ड था नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड, वहाँ पे हमने एनविटी का फार्मूला यूज़ किया बिकॉज वो एनविटी केस था, उसमें फ़िक्स्ड इंटरवल्स के बाद फ़िक्स पेमेंट हो रही थी इंटरेस्ट पेमेंट की, कूपन की। यहाँ पे कोई फ़िक्स पेमेंट्स फ़िक्स्ड इंटरवल्स के बाद नहीं है, देयर आर नो इंटरिम पेमेंट्स, सिर्फ मैच्योरिटी पे आपको फेस वैल्यू वापस मिलेगी, दैट्स इट। तो इसलिए ये सिंगल अमाउंट है, बीच में कोई और मल्टीपल पेमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रेजेंट वैल्यू के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में यूज़ किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट के लिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड VB इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ KD raised to the power n number of periods till maturity. Suppose bond Z or Z has a $1000 face value and a 30-year life. एक बॉन्ड इशू हुआ $1000 फेस वैल्यू का और 30 ईयर्स उसकी लाइफ है। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऐसे बॉन्ड्स के लिए वो 10% है, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आप कह सकते हैं। ऐसे जो इसी तरह के और बॉन्ड्स हैं उन पे जो रिटर्न मिल रहा है या जो आपको रिक्वायर्ड है ऐसे बॉन्ड से, वो 10% है। तो इस ज़ीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू क्या बनेगी, प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़ इन द फार्मूला। मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू $1000, 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट 10% 0.10, पावर n नंबर ऑफ पीरियड्स वो भी गिवन है। सो द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड is $57.31. Now this maturity time, this life of the bond is very long, 30 years, टाइम ज़्यादा है मेच्योरिटी तक। तो 30 साल के लिए अगर कोई ये बॉन्ड रखना चाहेगा अपने पास तो वो 10% एटलीस्ट अगर डिमांड कर रहा है कि मुझे इससे रिटर्न मिले, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस होनी चाहिए $57.31। अब अगर ये मैच्योरिटी 30 ईयर्स ना होती, 15 ईयर्स होती, तो फिर ये वैल्यू ज़्यादा होती, इसकी प्राइस ज़्यादा बनती। अगर ये मैच्योरिटी 30 से हम 50 कर दें फिर इसकी प्राइस और भी कम हो जाएगी। सो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड अगर हम परचेज़ करते हैं, सो द प्राइस शुड बी $57.31
डॉलर्स। इससे ज़्यादा में है वी वुड नॉट परचेज इट बिकॉज दिस इज़ ओवर प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू। अच्छा, अब एक डिफरेंट केस। सो फार जो हमने बात की तीनों टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे, तो हमने एनुअल पेमेंट की बात की कि इंटरेस्ट पेमेंट अगर हो रही है तो एनुअल बेसिस पे हो रही है। मैच्योरिटी भी हमने बात की तो ईयर्स में बात की। अच्छा, अब अगर सेमी एनुअल इसमें पेमेंट हो रही है, मतलब वो बॉन्ड सेमी एनुअल बेसिस पे उस पर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्या होगा, हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फार्मूला वही होगा, सिर्फ हम KD को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट को 2 पे डिवाइड करेंगे बिकॉज सेमी एनुअल अब सारी जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सेमी एनुअल बेसिस पे हो रही है। सो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी हम सेमी एनुअल बेसिस पे कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि साल में एक दफ़ा हो तो फिर KD हम डायरेक्ट ले लेते हैं। साल में अगर 2 दफ़ा इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, इसकी डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग हो रही है बॉन्ड की, तो फिर हम उसी एनुअल रेट को, जो डिस्काउंट रेट है, उसको हम सेमी एनुअल पे कन्वर्ट कर देंगे। तो सेमी एनुअल मीन साल में 2 दफ़ा, 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, तो इसलिए हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। फिर हम n जो है नंबर ऑफ़ पीरियड्स टिल मैच्योरिटी, सो अब ये नंबर ऑफ़ पीरियड्स ज़्यादा हो जाएंगे बिकॉज अब इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है साल में 2 दफ़ा सेमी एनुअल बेसिस पे। तो मैच्योरिटी भी जो है, जो ईयर्स में होती है, अब वो जो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं वो डबल हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर ये क्वार्टरली बेसिस पे होता फिर हम 4 करते, KD डिवाइडेड बाय 4 और n मल्टीप्लाइड बाय 4। मंथली होता तो साल में 12 महीने होते हैं, तो फिर हम KD को 12 पे डिवाइड करते और n को 12 में मल्टीप्लाई करते। सिमिलरली जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, हमने बात की कि वो साल में 2 दफ़ा हो रही है, तो इसलिए जो साल का इंटरेस्ट होगा अब वो साल में 2 दफ़ा मिलेगा, हाफ हाफ, तो इसलिए हम इंटरेस्ट को 2 पे डिवाइड करेंगे उसको भी। अच्छा, सपोज बॉन्ड C हैज़ अ $1000 फेस वैल्यू, ठीक है, 8% उस पर कंपाउंडिंग है, जो कूपन पेमेंट है वो मिल रहा है, कूपन पेमेंट हो रही है, लेकिन सेमी एनुअल कूपन पेमेंट हो रही है उस पर, ठीक है, और मैच्योरिटी उसकी 15 साल है, 15 ईयर्स के लिए उस पर कूपन पेमेंट होगी सेमी एनुअल बेसिस पे। इस जैसे बॉन्ड्स के लिए जो एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट है वो 10% है, लेकिन ये एनुअल रेट है, हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कूपन बॉन्ड, क्या वैल्यू बनेगी। सो फार्मूला में हम ये चेंजेस करेंगे, इंटरेस्ट को 2 पे डिवाइड करेंगे, KD को भी 2 पे डिवाइड करेंगे और n को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इसमें, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होगा $846.25। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ पेड टू द बॉन्ड होल्डर ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब सेमी एनुअल बेसिस पे पेमेंट हो रही है, तो फिर इस बॉन्ड की वैल्यू बन रही है $846.25। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन इज़ क्वाइट ईजी एंड सिंपल, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक इज़ द एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी और वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड फिक्स होता है, फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद मिलता है, यूजुअली साल बाद, ठीक है। साल के एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, इनकम स्टेटमेंट आती है, तो उसमें डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इतना डिविडेंड मिलेगा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। तो ये फिक्स डिविडेंड होता है, हर एक प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है। सो दैट्स वाई दिस इज़ द केस ऑफ परपेचुइटी। और थर्ड, इसकी मैच्योरिटी नहीं होती, स्टॉक्स की मैच्योरिटी नहीं होती, वो मैच्योर नहीं होते अनलेस कि कंपनी ख़ुद उसको रीपरचेज ना कर ले। अच्छा, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे VP वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज़ इक्वल टू DP डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड एंड KP is the required rate of return or the discount rate on the preferred stock। अच्छा, एग्जांपल ले लें, एक प्रेफर्ड स्टॉक है 8% का, मतलब उस पर 8% फिक्स डिविडेंड मिलेगा। $100 उसकी पार वैल्यू है, या इस वक्त जो उसकी वैल्यू है $100। एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इस प्रेफर्ड स्टॉक के लिए 10% है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। सो DP या प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड कितना बनेगा अगर इसकी पार वैल्यू $100 है। याद रखें, इस प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू मार्केट में चेंज हो सकती है,
लेकिन ये पार वैल्यू है। पार वैल्यू वो वैल्यू है जिस प्राइस पे ये प्रेफर्ड स्टॉक इशू हुआ था, चाहे आज से 30 साल पहले हो, लेकिन वही उसी पार वैल्यू पे जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू या पार वैल्यू, ठीक है। तो 8% के हिसाब से ये बनता है डिविडेंड इनका $8 पर ईयर। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट गिवन है 10%। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। $8 divided by 0.10, so the price of this preferred stock or the true value of this preferred stock is $80 पर शेयर। अगर हम इसको परचेज करते हैं तो the price should be $80 पर शेयर according to our 10% required rate of return या discount rate। कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को आपको मैंने पहले भी बताया कि डिविडेंड्स प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद दिया जाता है, और ये भी मैंने आपको बताया कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। सो अगर इनका डिविडेंड फिक्स नहीं है तो कुछ कंपनीज़ जो हैं, जो फाइनेंशियली साउंड हैं, वो अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड में फ़िक्स ग्रोथ देते हैं। उनकी एक पॉलिसी होती है कि हम अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को इतना % ग्रोथ देंगे डिविडेंड में हर साल। और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो नॉन कांस्टेंट या सुपर नॉर्मल ग्रोथ अपने कॉमन शेयर होल्डर्स के डिविडेंड्स में वो प्रोवाइड करते हैं। सो इन दोनों की वैल्यूएशन हम अलग अलग करेंगे। कांस्टेंट ग्रोथ के लिए इज़ रिलेटिवली इजी, और जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ केसेस हैं उन कंपनीज़ के लिए हम जब वैल्यूएशन करेंगे तो वो 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पे बात करते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल, ऐसी कंपनीज़ जो अपने कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स में फ़िक्स ग्रोथ देते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ देते हैं, जो वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होती है जो वो देते हैं, और वो ग्रोथ वो सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उनको पे करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट होता नहीं है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल, और इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि मैरॉन गॉर्डन एक ऐसा बंदा था जिसने ये डेवलप किया था ये मॉडल, और फिर उसने इसको ज़्यादा पॉपुलराइज भी किया। तो उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इस वैल्यूएशन के लिए एक फार्मूला हमने सेट किया है। P नॉट विच इज़ द करंट वैल्यू और करंट प्राइस इज़ इक्वल टू D1 नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, KS रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कॉमन स्टॉक और डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट G। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे, और उससे हम P नॉट को फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंपनी जो कांस्टेंट ग्रोथ प्रोवाइड करती है उसकी कॉमन स्टॉक डिविडेंड के लिए। ये एक एग्जांपल है। एज्यूम योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KS, ठीक है, फॉर वेंडीज़ कॉमन स्टॉक इज़ 10%। सपोज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वेंडी के कॉमन स्टॉक पे वो 10% है। इसके अलावा आपने रिसर्च की तो आपको पता चला कि वेंडी जो है वो नेक्स्ट ईयर $0.25 का डिविडेंड पर शेयर वो पे करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ D1। और फिर ये भी साथ में लिखा है कि फॉर एवरी ईयर आफ्टर द डिविडेंड विल ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 8% अ ईयर। तो साल का 8% जो है वो ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। सो दिस इज़ G। नाउ लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन द फार्मूला, द कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल। D1 गिवन है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड $0.25, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KS गिवन है 0.10 माइनस G जो ग्रोथ रेट है 0.08। सो सिंप्लीफाई करने पे वी गेट द आंसर $12.50। मतलब ये हुआ कि इस वेंडी कॉरपोरेशन का जो कॉमन स्टॉक है जिस पे ये 8% का ग्रोथ भी दे रहे हैं, इस स्टॉक के लिए जो करेक्ट वैल्यू बन रही है, करेक्ट प्राइस बन रही है तो वो $12.50 बन रही है। अब अगर इससे ये प्राइस मार्केट में ज़्यादा है, इससे ज़्यादा की प्राइस में ये स्टॉक सेल हो रहा है पर शेयर, तो ये ओवर प्राइस्ड है, हम इसको परचेज़ नहीं करेंगे। और अगर 12.50 पे है, दिस इज़ द करेक्ट प्राइस, कर लेंगे परचेज़। और उससे कम है
फिर तो ये वैल्यू स्टॉक है, अंडर प्राइस्ड स्टॉक है, फिर तो हम डेफिनेटली परचेज़ करेंगे। अच्छा, अब अगर कोई कंपनी है वो ग्रोथ नहीं दे रही, उसमें ग्रोथ नहीं है, तो फिर सिंपली आप G0 पुट कर देंगे उसमें, और बाकी ये प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन का जो फार्मूला था वैसा ही बन जाएगा। मतलब बस परपेचुइटी का केस ये हो जाएगा, फिर तो और भी सिंपल है। तो ग्रोथ को 0 कर दें, बाकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी D1 डिवाइडेड बाय KS। अच्छा, अब नॉन कांस्टेंट या सुपर नॉर्मल ग्रोथ मॉडल। अब ये जो नॉन कांस्टेंट या सुपर नॉर्मल ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं, ये कौन सी कंपनी करती हैं, क्यों करती हैं? बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके बहुत हाई ग्रोथ रेट्स होते हैं, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए वो बहुत अच्छा ग्रो करती हैं, उनके कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। सपोज़ अब ये कोविड-19 जो सिचुएशन थी पेंडेमिक की, इसमें कुछ कंपनीज़ ने बहुत अच्छी सेल्स की, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए, उनकी कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। सपोज़ जूम को आप ले लें, जूम जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ हो रहा था कोई ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वगैरह, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा बाकी जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ भी क्लासेस के लिए, मीटिंग्स के लिए, ऑनलाइन मीटिंग, सब कुछ ये इसके लिए ज़्यादातर जूम यूज़ होने लगा। तो जूम जो कोई जानता नहीं था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा कि उसकी प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई और सुपर नॉर्मल ग्रोथ उनके प्रॉफिट्स में, उनकी कैश फ्लोज में उनको मिली। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसी कंपनीज जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ जिनको मिलता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को एक एबनॉर्मल ग्रोथ रेट वो प्रोवाइड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एबनॉर्मल मीन्स सुपर नॉर्मल। जो वो नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है 5, 4, 6, 7%, तो ये बहुत हाई ग्रोथ रेट प्रोवाइड करते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए, और सपोज़ 25%, 30%, बट दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट वो सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो ग्रोथ जो कंपनी की है वो सस्टेन नहीं हो पाती। कुछ टाइम के बाद वो ग्रोथ जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है और नॉर्मल ग्रोथ पे वो आ जाते हैं। तो जब ग्रोथ उनकी नॉर्मल हो जाती है तो फिर वो जो ग्रोथ रेट दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को वो भी नॉर्मल पे आ जाती है। सो बेसिकली इसमें दो पीरियड्स आ गए, एक सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, तो उसके लिए हम वैल्यूएशन को अलग रखेंगे, और फिर इसमें जो दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ के बाद ये कॉमन शेयर होल्डर्स के जो डिविडेंड में उनको ग्रोथ दे रहे हैं उसको ये नॉर्मल कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं टू अ सस्टेनेबल लेवल, तो वो फिर एक अलग ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ एक पीरियड है। तो ये दो अलग अलग इसमें पीरियड्स आ गए, तो इन दोनों के लिए हम अलग अलग करेंगे 3 स्टेप्स में, ठीक है। पहले तो आप ये देख लें टाइमलाइन। ये एक एज्यूम कर लें कंपनी है सुपर ग्रोथ कॉरपोरेशन, वो नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड पे करता है करेगा $2 पर शेयर है, ठीक है, कॉमन शेयर होल्डर्स को, और ग्रोथ जो इसमें ये दे रहे हैं वो 30% की ग्रोथ है। नेक्स्ट ईयर तो $2 का डिविडेंड वो दे देंगे। फिर उसके बाद मतलब 2 साल बाद, नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर तो वो इन्होंने क्लियर बता दिया कि $2 का डिविडेंड है। फिर उस साल के बाद जो ईयर्स हैं उसमें ये 30% ग्रोथ देंगे। कितने सालों तक? 4 ईयर्स, 4 सालों तक ये सुपर नॉर्मल ग्रोथ जो है ये 30% इतना हाई ग्रोथ ये देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। जब ये सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड ओवर हो जाएगा तो फिर उसके बाद डिविडेंड में जो ग्रोथ है वो एक लो लेवल पे उसको रिड्यूस करके एक सस्टेनेबल लेवल पे लेके आ जाएंगे 5%। फिर ये ग्रोथ रेट 5% हो जाएगा और अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनडिटर्मिन्ड टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें 2 पीरियड्स आ गए। पहला पीरियड जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड है, और फिर उसके बाद वाला जो पीरियड है वो कांस्टेंट ग्रोथ पीरियड है। तो बेसिकली ये आप नीचे अगर देख लें T0 दिस इज़ टाइम, टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, 1 2 3 ये नंबर ऑफ़ ईयर्स को शो कर रहा है। 0 मीन्स टुडे, ठीक है, T0 T0 दिस इज़ टुडे, आज हम ये शेयर अगर वैल्यू कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, सो दिस इज़ T0 और T0।
फिर T1 1 साल के बाद, ये हमें बता दिया गया है कि $2 का डिविडेंड मिलेगा। फिर अगले साल ये हमें बता दिया है क्लियरली कि 30% का ग्रोथ होगा। तो वो 30% हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसा करेंगे कि 1 + 30% 0.30, ठीक है, 1 + 0.30, तो ये हो जाएगा 1.3 या 1.30, 0 आप ना भी लिखें तो ठीक है, 1.3। अब आप अगर किसी भी वैल्यू में 30% ग्रोथ को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करें। एक ये तरीका है, एक नॉर्मली जो स्टूडेंट्स करते हैं तो वो तरीका है कि आप $2 में 30% ग्रोथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 2 को मल्टीप्लाई करें 0.30 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.60, ठीक है। तो 0.60 ये होगा ग्रोथ $2 में। अब आप इसको 2 के साथ ऐड कर दें तो ये 2.60 बनेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.60। तो इन्होंने 2 के साथ 1.3 को मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, अब अगले साल फिर 30% ग्रोथ है, क्योंकि हमें बताया गया है कि 4 साल तक ये ग्रोथ रहेगी। तो यहाँ पे तो ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे तो 0 ग्रोथ है, वो तो मेंशन्ड है क्लियर कि $2 का डिविडेंड है। फिर उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो ये पहला साल ग्रोथ का, ये दूसरा साल ग्रोथ का, ये तीसरा साल, फिर ये 4th ईयर। तो टोटल हम कहाँ पे आ गए, हम T5 तक आ गए, मतलब आज से 5 साल बाद। अच्छा, अब ग्रोथ का जो 2nd ईयर है और टोटल जो 3rd ईयर है, वहाँ पे फिर डबल ग्रोथ इसमें $2 में ऐड की है इन्होंने, 1.3 × 2, तो ये 3.38। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं। इजी ये कि आप बार बार उस पहले डिविडेंड को जो $2 का है उसको आप ना उठाएं, आप जो इससे प्रीवियस डिविडेंड है उसी में 1.3 को मल्टीप्लाई करते जाएं। सपोज़ ये 2.60 है तो आप इसको यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे, ठीक है। 2 की जगह 2.60 आप लिख लें और मल्टीप्लाई करें 1.3 स्क्वायर नहीं, सिर्फ 1.3। फिर ये जो डिविडेंड आया इसको आप यहाँ पे ले आएँ और यहाँ पे भी अगेन इस 3.38 के साथ आप 1.3 को मल्टीप्लाई कर लें। नो नीड टू टेक पावर 2, पावर 3, पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4.39 आ जाएगा। अब इसको फिर यहाँ पे ले आएँ और यहाँ पे इसके साथ 4.39 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1.3, तो ये आ जाएगा 5.71। सो वी आर डन विद द सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड। टोटल हम पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑफ द 5th ईयर। 5 साल तक ये जो पीरियड है इसमें सुपर नॉर्मल ग्रोथ है। अब इसके बाद वाला जो पीरियड है, यहाँ से शुरू करके फिर फॉरएवर, हमेशा के लिए, जो आगे जब तक ये डिविडेंड चलता रहेगा, जब तक ये कंपनी पॉलिसी चेंज ना कर दे, तब तक ये 5% जो ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, ये चलता रहेगा। अच्छा, अब इसी को 5.71 को आप यहाँ पे ले आएँ और इसमें 5% ग्रोथ हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम 1 + 0.5 कर लेंगे, ठीक है। 1 के साथ 5% को ऐड कर देंगे तो 5% मीन्स 0.05, तो ये 1.05 हो जाएगा। तो अब किसी भी डिविडेंड में अगर हम 5% ग्रोथ को ऐड करना चाहें, सो वी वुड मल्टीप्लाई दैट डिविडेंड बाय 1.05। तो यही 5.71 जो ईयर 5th का था, ये हम यहाँ पे लेके आएंगे और इस तरह से 5.71 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ठीक है। तो इससे आ जाएगा $6। फिर यही $6 इसको आप नेक्स्ट ईयर में, इस 7th ईयर में लेके आ जाएं, यहाँ पे 7th ईयर में, फिर इसके साथ 1.05 को मल्टीप्लाई करें तो 6.30 बन जाएगा। फिर इसके साथ यहाँ पे 1.30 मल्टीप्लाई करें तो ये $6.61 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसके बाद भी इसी तरह से इसमें ग्रोथ ऐड होती जा रही है। अब हम इन दोनों टाइम पीरियड्स के लिए अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे, फिर एंड में इसको ऐड कर देंगे। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 में हम ये जो पहला सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड है, जिसमें 30% ग्रोथ कंपनी ने देनी है, तो
तो उसको हम डिस्काउंट करेंगे हर एक डिविडेंड को, मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, T0 पे लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम किस डिस्काउंट रेट पे इसको लेके आएंगे, टाइम 0 पे, या प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे 14%। सो वी वुड टेक KS एज 14%। और जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं डिस्काउंटिंग के लिए, जिसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं, वो ये है 1/1 + i⁻n। अब यहाँ पे i की जगह आप KS लिख लें, 1/1 + KS⁻n। ये है वो डिस्काउंट फैक्टर का जो हमने यहाँ पे पुट किया है, 1/1 + KS⁻n। तो 1 + KS है 0.14 मतलब 14%, तो 1 + 0.14 अगर हम करें तो ये बन जाएगा 1.14, ठीक है। तो 1/1 + 0.14, तो ये बन जाएगा 1.14 अब पावर 1, क्योंकि ये पहले साल का डिविडेंड है। फिर दूसरे साल का, तो ये अब यहाँ पे N2 होगा, फिर यहाँ पे तीसरे साल का N3 होगा, यहाँ पे चौथे साल का तो N4 होगा, फिर ये पाँचवें साल का है तो N5 होगा, क्योंकि ये हम डिस्काउंट कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं। तो ये पहले डिविडेंड जो $2 का था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब T0 पे आ जाएगी तो 1.75। फिर सेकंड ईयर जो 2.60 का डिविडेंड था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की तो ये $2 बन रही है। फिर थर्ड ईयर के डिविडेंड 3.38 जो डिविडेंड था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2.28, फिर 2.60, फिर 2.97। अब ये तो अलग अलग डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो अब टोटल सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, तो हम इन सारे डिविडेंड्स जो इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये $11.60 जो अब ये अमाउंट आ गया, दिस इज़ एक्चुअली द प्रेजेंट वैल्यू और द करंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड डिविडेंड्स, जितने भी उसमें हैं सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, उन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अब ये तो 5 सालों तक जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड था, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमने उस कांस्टेंट जो डिविडेंड है, वो पीरियड, कांस्टेंट डिविडेंड जो पीरियड है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो वहाँ पे तो सुपर नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, कांस्टेंट ग्रोथ है और बस एंड तक है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा जो कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल का फार्मूला था। वो क्या था, D1 / KS - G। तो इस केस में D1 क्या है, D1 याद रखें, ये बात हो रही है पहले डिविडेंड की, ठीक है। ये मैं टाइम लाइन यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊँगा तो यहाँ से जो रिकॉर्डिंग है सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये वो T0 है, ठीक है, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये वो T4, T5, दैट्स इट। यहाँ तक सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड है, मैंने यहाँ पे ये अलग कर दिया। वी आर डन विद दिस पीरियड, ये तो हमने कर लिया। इससे पहले स्लाइड में हर एक इंडिविजुअल डिविडेंड के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, फिर सबको ऐड कर दिया, तो ये तो हो गया। अब आगे हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो T6 है, ठीक है, T6, फिर T7, फिर T8, फिर T9, माउस के साथ लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, T10 एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना था T6 में, यहाँ पे था $6, फिर उसके आगे 5% ग्रोथ, फिर 5% ग्रोथ, फिर 5% ग्रोथ। अच्छा, तो यहाँ पे जो D1 की बात हो रही है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड की, तो वो नेक्स्ट ईयर ये है पहले साल का डिविडेंड। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने के लिए दोबारा ये T लिख लेता हूँ। ये जो T5 है, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसको कर लेता हूँ ग्रीन कलर। अच्छा, यहाँ तक जो है
ये तो मैंने आपको बता दिया कि सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड था, इसके लिए तो हमने अलग से कर लिया। तो अब ये असल में था T5, बट अब ये हमारे लिए, इसको आप इग्नोर कर दें, ये जो है अब आप इसको इग्नोर कर दें क्योंकि इसका हम कर चुके। अब इस पीरियड का कर रहे हैं, इस कांस्टेंट ग्रोथ पीरियड का। तो इसके लिए यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है T0, ठीक है। ये जो T5 था ये वाला, ये असल में T0 है। ये जो T6 है ये वाला, ये अब असल में T1 है। ये जो T7 है ये वाला, ये T2 हो जाएगा। और ये जो T8 था, ठीक है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा T3। इसी तरह ये T9, ये जो 9 लिखा है ये हो जाएगा T4। तो अब पहले हिस्से को, पहले पीरियड को मैंने इग्नोर कर दिया। तो अब हमारे लिए T क्या है, T0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। तो अब जब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ डिविडेंड को, ठीक है, D1 को, तो D1 मतलब पहले साल का डिविडेंड, तो D1 हम T1 से उठाएंगे। T1 कौन सा है, बेसिकली जो T6 था, अब ये क्या है, ये T1 है। तो T1 का डिविडेंड $6, ये लिखा हुआ है येलो कलर में। तो ये हमने उठाया $6। KS वही गिवन है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट 0.14, 14%, माइनस अब ग्रोथ 30% नहीं है, अब ग्रोथ 5% है, वो हमें बता दिया गया था, तो 0.05। अब ये टोटल बन रहा है $66.67। तो ये जो अब कांस्टेंट ग्रोथ पीरियड जो है, इसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यूएशन हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू, वो $66.67 है। बट यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती कि हम इसको सिंपली वहाँ पे ऐड कर देंगे उस दूसरी वैल्यू के साथ और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा सा। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है, मैं अगेन कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो पहला ये टाइम पीरियड है कांस्टेंट ग्रोथ वाला, इसको हम इग्नोर कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की इस पोर्शन की, इस टाइम पीरियड की, और प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ गई ये $66.67। प्रेजेंट वैल्यू हम किसे कहते हैं, आज की जो वैल्यू होती है, टुडेज़ वैल्यू। तो पहले केस में तो टुडे ये है, ये T0, बट ये पोर्शन हम कर चुके, ये जो पार्ट है ये हम कर चुके। तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, हमारे लिए T0 ये था। तो अब ये $66.67 की वैल्यू जो है ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी T0 पे, मतलब यहाँ से होते 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 ये T0 तक आ जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है तो हम इसको प्रेजेंट पे लेके आ रहे हैं। तो ये T0 पे ये वैल्यू है $66.67। बट इन रियलिटी ये जो पोर्शन था ये हमने इग्नोर तो किया था, बट क्या ये है नहीं, नहीं। क्यों नहीं है, ये तो रियलिटी है, ठीक है। ये तो सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड है जिसके लिए हमने पहले कैलकुलेशन की थी। तो अब मैं इन सारे सब को रिमूव करके वापस आ जाता हूँ एंड लेट मी शो यू कि अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट क्या है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये जो $66.67 की वैल्यू आई है ये यहाँ पे आई है T5 में 66.67, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, T5 जब एंड हुआ और T6 स्टार्ट हो रहा है तो ये वहाँ की वैल्यू है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये पीरियड ये वाला हम इग्नोर कर दें तो फिर ये T5 एक्चुअल में ये होगा T0, क्योंकि दूसरा पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये $66.67 ये T0 में है। बट अगर हम इसकी ओरिजिनल प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वेयर इज़ T0, एक्चुअल T0, ये तो हमने
एज्यूम किया था, हमारे लिए ये T0 इसलिए था कि पहला पीरियड हमने इग्नोर किया था, वो हम अलग से कर चुके थे, बट एक्चुअल में वो पीरियड तो है। ये आज से 5 साल बाद पे ये वैल्यू आ गई है और रुक गई है वहाँ पे 66.67, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, आज से 5 साल की बाद की वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज़ द प्रेजेंट टाइम T0 आज टुडे। और इससे पहले ये जो पीरियड था सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड जो 11.6 से समथिंग आंसर आया था, तो वो भी कहाँ पे था, वो भी यहाँ पे था, T0 में था। तो अब इसको भी हमने यहाँ तक लेके आना है T0 तक, ताकि ये दोनों T0 में आ जाएं एक्चुअल में, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे अगर हमने इसको लेके आना है 66.67 इस वैल्यू को, तो डिस्काउंट करना होगा उसी डिस्काउंट फैक्टर से 1/1 + i या KS⁻n। अब KS गिवन है 14%। अब लास्ट स्टेप है स्टेप 3, इसको सिंपली अब हमने ऐड कर देना है उस सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू के साथ, विच वाज $11.60, और ये वैल्यू है $34.63। एडिंग बोथ ऑफ दीज वैल्यूज gives us the total value $46.23. So the true value or the present value of Supernormal Growth Corporation's common stock is $46.23। अब अगर हम सुपर नॉर्मल ग्रोथ कॉरपोरेशन के इस कॉमन स्टॉक को हम परचेज करना चाहें, जिसमें 4 साल के लिए सुपर नॉर्मल ग्रोथ है 30%, फिर उसके बाद एक नॉर्मल ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है 5% की, तो ऐसे कॉमन स्टॉक को अगर हमने परचेज करना है तो उसकी वैल्यू होगी $46.23 इफ़ आवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस स्टॉक इज़ 14%। ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सपोज़ मैं जो इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ सो फार, उससे जो मुझे रिटर्न मिल रहा है ऐसे स्टॉक से जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो 14% मिल रहा है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट जो मैं इन्वेस्टमेंट करूं ऐसे किसी स्टॉक में, तो वहाँ से भी मुझे एटलीस्ट 14% का रिटर्न मिले। या मार्केट में जो इस तरह की और स्टॉक्स हैं, इस तरह के स्टॉक्स, ठीक है, ये जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ कॉरपोरेशन का स्टॉक है, इस तरह के जो और कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, वहाँ पे वो कंपनीज़ रिटर्न दे रही हैं शेयर होल्डर्स को 14% एटलीस्ट। तो इसलिए आई वुड एक्सपेक्ट द सेम रिटर्न फ्रॉम दिस कंपनीज कॉमन स्टॉक ऑल्सो। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंट रेट भी आप ले सकते हैं, जिसमें हम इसको डिस्काउंट करते हैं। मार्केट का अपना डिस्काउंट रेट होता है, चेंज होता रहता है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यील्ड रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी YTM, ठीक है। अब सो फार जो हमने फाइंड आउट की वैल्यूज़ हर एक के लिए, बॉन्ड के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक के लिए अलग से, कॉमन स्टॉक के लिए अलग से, तो वो वैल्यू हमने फाइंड आउट की, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए वो हमने फाइंड आउट की। बट समटाइम्स इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन द रेट ऑफ रिटर्न दैट दे वुड बी रिसीविंग अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन अ सर्टन सिक्योरिटी। सपोज़ मुझे प्राइस में इंटरेस्ट नहीं है कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस मैं वही रखता हूँ जो मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो मैं उसी मार्केट प्राइस पे अगर एक सिक्योरिटी, बॉन्ड हो या स्टॉक हो, वो परचेज़ करूँ, तो मुझे अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उस सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा मेरा उस सिक्योरिटी से अगर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, तो वो जो रेट ऑफ रिटर्न है अगर मैं वो फाइंड आउट करना चाहूँ, सो दैट इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी। उसके लिए मैं यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करूँगा, एंड यील्ड टू मैच्योरिटी इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज सिक्योरिटी प्रोवाइड्स टू द इन्वेस्टर। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे YTM या रेट ऑफ रिटर्न? पहले तो हमें चाहिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, और वो तो ऑलरेडी गिवन होती हैं, ठीक है। हाँ, रियल लाइफ में आपको वो एस्टिमेट करनी होती हैं, आपको वो
फोरकास्ट करनी होती हैं कैश फ्लोज बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। अब हम मार्केट प्राइस को लेंगे, जो मार्केट प्राइस है वही हम उठाएंगे। सो वी विल रिप्लेस वी बी विथ पी नॉट, और फिर उसमें जो के एस होगा या के डी, अगर हम डेट की बात करें मतलब बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे के डी होता है, हमने यूज़ किया सो फार के डी। स्टॉक की बात हो रही है तो फिर के एस। तो हाँ, हमने बॉन्ड्स के केस में के डी जो है उसको डिटर्मिन करना है कि कौन सा के डी होगा जिस पे जो राइट साइड है, जो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, वो करंट मार्केट प्राइस जो है, जो मार्केट में उसकी प्राइस है, उसके इक्वल हो जाए। तो बस जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो जिस रेट पे ये इक्वल होंगे, जिस के डी पे ये इक्वल होंगे, वही के डी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर्ड नहीं, रेट ऑफ रिटर्न जो हमें मिलेगा। बॉन्ड के लिए अगर हम YTM कैलकुलेट करें तो उसके लिए वही फार्मूला है जो हमने वैल्यूएशन के लिए ये यूज़ किया था। तो वहाँ पे वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दी VB। तो अब यहाँ पे VB हमने नहीं लिखा, अब हमने P नॉट लिखा है क्योंकि P नॉट इज़ ऑलरेडी गिवन, मार्केट प्राइस वो हमें मालूम होगी। और इस फार्मूला से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस रेट पे ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इसकी मार्केट प्राइस के इक्वल आ रही है। तो बस वो रेट ऑफ रिटर्न होगा जो हमें मिलेगा इस बॉन्ड से। मैथमेटिकली जब हम एक चीज़ की वैल्यू हमें नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, हम एक उस चीज़ को इक्वेशन की एक साइड पे छोड़ देते हैं, उस वैल्यू को एक साइड पे छोड़ देते हैं और बाकी सारी जो नोन चीज़ें हैं, नोन वेरिएबल्स हैं, उसको हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके आ जाते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी गेट द आंसर फॉर दैट अननोन वैल्यू और अननोन वेरिएबल, ठीक है। बट यहाँ पे सिचुएशन इज़ डिफरेंट। डिफरेंट ऐसे कि यहाँ पे के डी एक बार तो नहीं है, एक बार तो नहीं है कि हम इक्वेशन के एक साइड पे इसको छोड़ दें और बाकी सारी चीज़ों को हम इक्वेशन से दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। यहाँ पे के डी इज़ अपेयरिंग 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 दफ़ा शो हो रहा है जो के डी है। तो इसको हम डायरेक्टली तो सॉल्व करने से रहे, ठीक है। वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली, कि हम इक्वेशन में मैनिपुलेशन करके इधर उधर करके हम के डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सो फॉर दिस वी विल यूज़ अगेन, remember the concept of trial and error method when we were calculating the or finding out the internal rate of return. This is actually internal rate of return, ये जो YTM है। वहाँ भी हम ये बात कर रहे थे कि एक प्रोजेक्ट से हमें कितना रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे भी ये बात हो रही है कि एक बॉन्ड से, एक सिक्योरिटी से हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले सॉल्व किया, यहाँ भी ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले हम इसको सॉल्व। Suppose Julie Miller wants to determine the YTM for an issue of outstanding bonds at Basket Wonders. Basket Wonders has an issue of 10% annual coupon bonds. अच्छा, बॉन्ड्स पे कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है, कितना परसेंट कूपन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। फेस वैल्यू इस बॉन्ड की है $1000। मेच्योरिटी कितनी है इसमें, मतलब मेच्योरिटी तक टाइम कितना है, 15 ईयर्स। करंटली ये बॉन्ड मार्केट में सेल हो रहा है $1250 का। अब देखें, फेस वैल्यू $1000 है बट मार्केट वैल्यू इज़ हायर दैन द फेस वैल्यू। यही मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द फेस वैल्यू। ये ज़्यादा भी हो सकती है फेस वैल्यू से, ये कम भी हो सकती है, इस केस में ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छा अब ये भी याद रखें कि अगर ये $1000 हम देखें तो इस पर डायरेक्टली हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वी कैन से कि $1000 फेस वैल्यू है, 10% उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% ही इसका रेट ऑफ रिटर्न है जो हमें मिलेगा इससे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि $1000 में हम इसको परचेज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको परचेज़ कर रहे हैं $1250 पे और वापस जो हमें वैल्यू मिलेगी वो $1000 की मिलेगी। तो एक तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है कि हम हाई प्राइस पे परचेज़ करके फिर मेच्योरिटी में लो वैल्यू लेंगे। सेकंड ये
कि इसमें ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी ये 15 साल के लिए होंगी, तो आज की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन 1 साल बाद की वैल्यू जो है वो आज की वैल्यू से कम होगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है कि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू वो कम होती जाती है, तो इसको हमने डिस्काउंट भी करना है, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है थ्रू द सेम फार्मूला जो अभी मैंने आपको दिखाया। सो पी नॉट गिवन है करंट मार्केट प्राइस $1250, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है $100 होगी क्योंकि फेस वैल्यू $1000 है, और एनुअल कूपन हमें बताया गया है कि 10% है, तो $1000 का 10% वो $100 बन रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट $100 की है। इसके बाद KD हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया, ठीक है, लेट्स यूज़ 9% फॉर KD। हमने अपनी तरफ से ली 9%, यू कैन टेक 2%, you can take 20%, you can take 15%, you can take 7%, whatever you wish। आप कोई भी ले सकते हैं और इसमें पुट कर सकते हैं, फिर जो आंसर आएगा उससे हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो KD हमने लिया 0.09, यहाँ भी, और ये N जो है वो भी गिवन है, नंबर ऑफ़ ईयर्स टू मेच्योरिटी 15, KD 0.09 अगेन and N 15, this is the maturity और face value $1000। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो we get the answer $1080.60, which is not equal to the current price of $1250। ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, बल्कि राइट साइड लेफ़्ट साइड से कम है। सो याद रखें, जब कोई चीज़ डिनोमिनेटर में होती है तो उसको जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होती है, और उसको जब हम डिक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमने कम रखी 2, तो ओवरऑल जो आंसर है इसका, ओवरऑल जो वैल्यू है वो 5 है। अब हम डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया। तो अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 2, उसको मैंने इंक्रीज़ करके 5 कर दिया, तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ, वो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई। तो इसी तरह ये जो राइट साइड पे $1080.60 की वैल्यू आई है, दिस इज़ लोअर देन द करंट मार्केट प्राइस और द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो मतलब ये है कि हमने जो रेट अप्लाई किया, अब रेट को आप देखिए वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो डिनोमिनेटर में वो चीज़ है वो KD है, तो वो ज़्यादा है, इसलिए तो ये आंसर, ये वैल्यू कम आई है। अब हमने अगर इस वैल्यू को इंक्रीज़ करना है और 1250 के इक्वल अनदर रेट 7% सपोज़, वो हम अप्लाई करते हैं 7%, 7% एंड 7%। Rest of the formula and the values are the same. Now again left hand side is $1250 and right side वो आया $1274.20, which is slightly higher than the left hand side. तो अब we are now close to the actual YTM। अब हम इसके बाद अगर 7 से, अब ये वैल्यू 1274 is higher than the $1250 जो लेफ़्ट साइड पे है, तो इसको अगर हमने थोड़ा सा नीचे लेके आना है, वी हैव टू डिक्रीज़ दिस वैल्यू, रिड्यूस दिस वैल्यू, तो हमें KD को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा अगेन, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है, और डिक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ भी $1274 को हमने डिक्रीज़ करना है टू द लेवल ऑफ $1250, जो ये लेफ़्ट साइड है, इसके बराबर लेके आना है। तो हमने KD को अब थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि नाउ द डिफरेंस इज़ नॉट दैट मच ह्यूज और बिग। 50 और 74, ये 24 का डिफरेंस है, तो आप 7.2 ले सकते हैं, 7.3% ले सकते हैं, बट लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम ऑन दिस मेथड एंड लेट्स गो टू दी सेम इंटरपोलेशन मेथड, जो स्टेटिस्टिकल एक टूल है। इस टूल के थ्रू हमारे पास अगर 2 वैल्यूज़ हैं, एक वो रेट जिस पे एक इंट्रिंसिक वैल्यू हमने फाइंड आउट की, और एक दूसरा ऐसा रेट जिस पे हमने एक दूसरी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड की,
एक इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से पी नॉट से कम थी, दूसरी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा थी। बस ये दो रेट्स और दो वैल्यूज़ हमें चाहिए। सो द इंटरपोलेशन फार्मूला विल बी वाई टी एम, वहाँ पे आई आर आर था, यहाँ पे वाई टी एम इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट, वहाँ पे हमने आई एल लिखा हुआ था, लोअर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे लोअर डिस्काउंट रेट हमने लिखा। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली ये है जो हमने राइट साइड में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आ गई है कि मार्केट प्राइस को हमने यहाँ पे माइनस करना है, वहाँ पे कैपिटल बजटिंग में ये नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है। देन डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू एट अपर डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ द टू रेट्स, अपर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। अच्छा, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। हमने लोअर डिस्काउंट रेट अप्लाई किया 7%, उस पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू आई वो थी 1274.20 और 1274.20। अपर डिस्काउंट रेट वो 9% हमने यूज़ किया, उस पर इंट्रिंसिक वैल्यू आई $1080.60। फार्मूला में पुट करें लोअर डिस्काउंट रेट, अच्छा परसेंटेज अगेन हमने निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। सो 0.07 लोअर intrinsic value at lower discount rate, market price is also given, ठीक है, 1250 divided by intrinsic value at lower discount rate minus intrinsic value at upper discount rate multiplied by difference of the two rates, upper discount rate minus lower discount rate। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो we get the answer 7.25%। बट रिमेंबर कि वहाँ पे जो IRR हम कैलकुलेट कर रहे थे वो इंटरपोलेशन फार्मूला हमें एग्जैक्ट IRR दे रहा था, बट यहाँ पे एग्जैक्ट YTM हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट मतलब इफ़ वी यूज़ दिस YTM वी वुड ब्रिंग द राइट हैंड साइड वेरी क्लोज टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये बहुत क्लोज़र आंसर हमें देगा। सो एग्जैक्ट नहीं है बट वेरी मच नियर टू एग्जैक्ट है। सो अप्रॉक्सीमेटली एक आंसर हमें इससे मिलेगा। सो YTM फॉर दिस बॉन्ड इज 7.25%। अब मुश्किल काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, सेमी एनुअल अगर आप करना चाहें तो वही चेंज होगा फार्मूला में कि हम KD को 2 पे डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट को भी 2 पे डिवाइड करेंगे और N को मल्टीप्लाइड बाय 2। तो फार्मूला में सिर्फ ये चेंज होगा जो आपको नज़र आ रहा है, और रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर वो सेम रहेगा। 2 ट्रायल्स आप करें, फिर उसके बाद इंटरपोलेशन फार्मूला वो यूज़ करें। मंथली अगर हो तो फिर KD डिवाइडेड बाय 12, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 और N मल्टीप्लाइड बाय 12। क्वार्टरली हो तो फिर 4, डेली हो तो फिर 365 पे डिवाइड और N को मल्टीप्लाइड बाय 365, वीकली हो तो फिर 52। अच्छा, अब बाकी काम आसान है। प्रेफर्ड स्टॉक के लिए भी, कॉमन स्टॉक के लिए भी YTM फाइंड आउट करना इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन का फार्मूला था वो क्या था, वो था P0, वो VP हमने लिखा था, बट रिप्लेस करना है हमें यहाँ पे। अब P0 हमें गिवन है और वैल्यू को हमने फाइंड आउट नहीं करना, इंट्रिंसिक वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम रेट ऑफ रिटर्न में इंटरेस्टेड हैं। सो P0 इज इक्वल टू DP डिवाइडेड बाई KP, यही था वैल्यूएशन जो हम कर रहे थे प्रेफर्ड स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे KP में हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ये। सो अब सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको हम इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और P0 इसकी जगह यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। सो KP इज इक्वल टू DP डिवाइडेड बाय P0। अब एग्जाम्पल को आप देखें। एज्यूम दैट द एनुअल डिविडेंड ऑन ईच शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज $10। एक प्रेफर्ड स्टॉक है किसी कंपनी का, उस पर पर शेयर डिविडेंड $10 है। करंटली उसी शेयर की प्राइस, जिस शेयर पे ये $10 का डिविडेंड है, उसी प्रेफर्ड स्टॉक की प्राइस जो है वो $100 पर शेयर है, ठीक है। तो अगर आप ये $100 में परचेज़ करें करंट मार्केट प्राइस पे, पार वैल्यू या फेस वैल्यू पे नहीं, करंट मार्केट प्राइस पे आप परचेज़ करें $100 पे, तो ये जो $10 का डिविडेंड आपको मिलेगा ये कितना बन रहा है, कितना % बनता है आपके लिए। तो सिंपली DP डिवाइडेड बाय P0 $100, तो ये बनता है 10%।
सो अगर हम ये प्रेफर्ड स्टॉक परचेज करें तो हमें इससे कितना रिटर्न मिलेगा, 10%। सिमिलरली कॉमन स्टॉक के लिए भी कांस्टेंट ग्रोथ जो फार्मूला हमने यूज़ किया था, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल, उसी को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे के एस के लिए। वो था पी नॉट इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई के एस माइनस जी। अब वी आर इंटरेस्टेड इन दिस के एस, ठीक है। तो अब के एस को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे। फिर के एस को अकेला हम नहीं लेके आ सकते बिकॉज इसके साथ जी है, डिनोमिनेटर में जी भी है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो ये के एस माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। और पी नॉट यहाँ इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, नीचे डिनोमिनेटर में। सो डी वन बाई पी नॉट हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे के एस माइनस जी। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जी, तो हम जी को भी राइट साइड पे मूव कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस जी है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस जी है, तो ये जब यहाँ पे आ गया तो प्लस जी हो जाएगा। तो फाइनली ये फार्मूला होगा के एस के लिए, के एस इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी। अच्छा, एज्यूम दैट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन ईच शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इज़ $3। एक कॉमन स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा $3 का। करंटली इस कॉमन स्टॉक की जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो $30 पर शेयर है और इसमें ग्रोथ कंपनी दे रही है 5%, ठीक है, फिक्स ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ है। इस पे कितना यील्ड आपको मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा? सो डी वन $3, पी नॉट $30 प्लस जी 0.05 5%, तो इस पे आपको रिटर्न मिलेगा 15% का। इफ़ यू बाय दिस कॉमन स्टॉक एट द रेट ऑफ $30 पर शेयर और इस पे आपको $3 का डिविडेंड मिलेगा हर साल, सो ये आपके लिए बनता है रिटर्न 15% इफ़ यू गेट अ ग्रोथ ऑफ 5%। अब अगर ग्रोथ डिफरेंट है तो फिर ये रिटर्न भी डिफरेंट हो जाएगा।